हाय एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। हम लोग आज पढ़ेंगे विदेशी विवरण। विदेशी विवरण से किस तरह से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास। विदेशी विवरणों को देसी साहित्य का अनुपूरक बनाया जा सकता है। मतलब जो विदेशी साहित्य है, जो विदेशी विवरण है, उसको हम देसी साहित्य, अपने देश के साहित्य के बाद में उसको वरीयता दे सकते हैं। पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनान देश के लोग, रोम देश के लोग और चीनी यात्री भारत आए और अपनी आंखों देखे भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। सिकंदर ने जो आक्रमण किया उसमें भारत के ग्रंथों में उसकी जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन जिस देश से वो आया था भारत, वहाँ के लोगों ने उसका विस्तार से वर्णन किया है। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है, क्योंकि सिकंदर यूनान का था। 326 ईसा पूर्व में वो भारत आया। यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर के समकालीन के रूप में संद्रोकोतस के नाम का उल्लेख किया है। सिकंदर जिस समय था, जिसने 326 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, इसके ही समकालीन शासक एक संद्रोकोतस के नाम से आया है। ये संद्रोकोतस कौन था? ये सिद्ध किया गया कि यूनानी विवरणों का ये संद्रोकोतस और चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति था। तो संद्रोकोतस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की गई है, क्योंकि संद्रोकोतस के नाम से यूनानी भाषा में संद्रोकोतस है और हमारे हिंदी भाषा में ये चंद्रगुप्त मौर्य। दोनों की तिथि एक ही है, मतलब दोनों के शासक बनने की तिथि 322 ईसा पूर्व भी है। तो इससे पता चलता है कि यही संद्रोकोतस चंद्रगुप्त मौर्य है। ये पहचान प्राचीन भारत के तिथिक्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। अब इससे बहुत सारी तिथियां सुलझ गईं, घटनाओं का समय ज्ञात हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की इंडिका उन उद्धरणों के रूप में ही सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों की रचनाओं में आए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी आया, मेगास्थनीज। इसने एक पुस्तक लिखी, इंडिका। इसने भारत में जो भी चीज़ें देखी, जैसा देखा वैसा ही इंडिका में लिखा है। इन उद्धरणों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में ही, बल्कि मौर्य कालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में भी मूल्यवान जानकारी हमें मिलती है। तो इस ग्रंथ से हमें क्या है, काफ़ी मूल्यवान जानकारी मिलती है। अब यहाँ जो मिस हुआ है उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। इंडिका आंखें मूंदकर मान ली गई, यह अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें तो अन्यान्य प्राचीन विवरणों में भी पाई जाती हैं। मतलब इसमें क्या है, इंडिका नाम की जो पुस्तक है, इसको हम ऐसे ही सच नहीं मान सकते। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अतिरंजित हैं। अतिरंजित मतलब बड़ा चढ़ा करके लिखी गई हैं। इसके अलावा भी और जो प्राचीन विवरण हमें मिलते हैं उनमें भी ये चीज़ सामान्य है, उनमें भी चीज़ों को बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। ईसा की पहली और दूसरी सदियों के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच होने वाले व्यापार की वस्तुओं की भी चर्चा मिलती है।
ईसा की पहली और दूसरी सदियों में, मतलब 100-200 ईस्वी के आसपास। यूनानी और रोमन, यहाँ के जो लेख लिखे गए हैं, जो इतिहास लिखा गया है, उनमें भारतीय बंदरगाहों के उल्लेख मिलते हैं और भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो व्यापार होता था, जिन वस्तुओं का व्यापार होता था, वो भी विवरण मिलता है। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और टॉलमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में भी प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। यूनानी भाषा में पुस्तक लिखी गई है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, टॉलमी ने लिखी थी ज्योग्राफी। इन पुस्तकों से प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए यहाँ से हमें काफ़ी जानकारी मिल जाती है भारत के बारे में। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईस्वी के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी है। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये जो बुक है, ये 80 से 115 ईस्वी के बीच लिखी गई है, लेकिन किसने लिखी, इसका लेखक अभी ज्ञात नहीं है। जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृतांत लिखा है। दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है, जो टॉलमी ने लिखी है, ज्योग्राफिका। प्लिनी की नेचुरल्स हिस्टोरिका ईसा की पहली सदी की पुस्तक है। अब 150 ईस्वी के आसपास टॉलमी ने पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिका के नाम से, जिसको यहाँ ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। प्लिनी नाम के व्यक्ति ने लिखी नेचुरलिस हिस्टोरिका, ईसा की पहली सदी में लिखी गई ये पुस्तक है। ये लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी देती है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि चार डबल आ गया है। चीनी पर्यटकों में प्रमुख हैं फाहियान और हिनसांग, एक और था इत्सिंग। तो फाहियान, हिनसांग ये दो मुख्य हैं। दोनों बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने तथा बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए ये लोग भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के आरंभ में आया था और ह्वेनसांग 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में। 7वीं सदी के दूसरे चतुर्थांश में मतलब 625 ईस्वी के बाद। तो फाहियान कब आया, ईसा की 5वीं सदी में, और ह्वेनसांग 7वीं सदी में ईस्वी के। फाहियान ने गुप्त कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है। गुप्त काल के समय भारत का समाज कैसा था, धर्म कैसा था, किस धर्म को मानते थे लोग, आर्थिक स्थिति किस तरह की थी, इसके बारे में बताया है। ह्वेनसांग ने वहीं इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। जब हर्ष 600 ईस्वी के आसपास, जब हर्ष उत्तर भारत का सम्राट था, तो उस समय इसी के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था। 600 ईस्वी के आसपास, 625 ईस्वी के बाद ही आया था। तो हर्ष का जो समाज था, उस समय आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी, उसके बारे में इसने लिखा है। इसके बाद में ऐतिहासिक दृष्टि क्या होनी चाहिए, किस तरह से हमने इतनी सारी चीज़ें, हमारे पास ये रिसोर्स हैं, तो हमें किस तरह से इसको देखना चाहिए, तो उस पर ये टॉपिक है। प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया गया है कि उनमें ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव था। प्राचीन भारतीयों को ऐसा बताया गया है, वह इतिहास नहीं जानते थे, ना ही उसको लिखना जानते थे, ना ही तिथि उथि का ज्ञान था उन्हें। ये तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता है। आज के जैसा इतिहास नहीं लिखा गया, जैसे महाभारत को देख लो, रामायण को देख लो, तो उस तरह की इतिहास नहीं है जैसा कि आज इतिहास को अलग से लिखा जाता है, और न वैसा ही लिखा जैसा यूनानियों ने लिखा है। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है, पुराणों में भी मिल जाता है, वेदों में भी मिल जाता है। हमें पुराणों की संख्या 18 है, 18 पारंपरिक पद भी हैं। विषय वस्तु की दृष्टि से अगर हम बात करें तो पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशीय इतिहास मिलता है, गुप्त काल के शुरुआत तक का। इनमें घटना के स्थलों का उल्लेख है, कौन सी घटना कहाँ घटित हुई, किस जगह, और कभी कभी घटना के कारण क्या थे उनका भी उल्लेख मिलता है। परिणामों का विवेचन भी किया गया है, जो घटनाएं घटी उनका परिणाम क्या हुआ, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफ़ी पहले हो चुकी थी। जैसे चाणक्य की बुक काफ़ी बाद में लिखी गई है,
उसमें दूसरे तीसरे अध्याय बहुत पुराने हैं, लेकिन घटना ईसा पूर्व 323 ईस्वी के आसपास की है। उसमें 323 से 184 ईसा पूर्व का जो टाइम रहा मौर्य काल का, तो शुरुआती कई शासक रहे हैं जिनके कार्यकाल में चाणक्य थे। तो उस दौरान की घटनाएं हैं और विवरण बाद में लिखा गया है, तो कुछ ऐसा ही है। इन पुराणों के लेखक परिवर्तन की धारणा से अनभिज्ञ नहीं थे, जो इतिहास का सार तत्व होती है। परिवर्तन मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं, तो उस हिसाब से इन्होंने इतिहास को भी लिखा है। पुराण के जो लेखक हैं उन्होंने पुराणों को लिखा है। पुराणों में 4 युग बताए गए हैं। एक कृत का मतलब होता है सतयुग, फिर दूसरा त्रेता, तीसरा द्वापर और चौथा है कली या कलयुग। इनमें हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया है और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आता है तब नैतिक मूल्यों और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन होता है। मतलब नैतिक मूल्य और सामाजिक जो मूल्य हैं, जो नियम हैं, उनका पतन होता जाता है हर काल के बाद। सतयुग में सबसे अच्छे लोग होते हैं, उसके बाद में थोड़े और जो त्रेता आता है तो उसमें थोड़े घटिया लोग हो जाते हैं, फिर द्वापर और घटिया लोग, फिर कलयुग में तो महाघटिया लोग हो जाते हैं। इस तरह की चीज़ें बताई हैं इन्होंने, ये पुराणों की बात है। काल और स्थान, किस स्थान पर घटना घटित हुई और किस समय घटित हुई। समय को काल कहते हैं और स्थान जगह। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसका महत्व इनमें बताया गया है। हमारे पुराणों में इसके बारे में बताया गया है। कई प्रकार के संवत मतलब कैलेंडर, जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलिखित होती थीं, प्राचीन भारत में ही शुरू हुए। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था। 57 ईसा पूर्व में ईस्वी कैलेंडर, जिसको आज अंग्रेजी कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर हम मानते हैं, उस कैलेंडर से 57 साल पहले ही हमारा कैलेंडर विक्रम संवत शुरू हो गया था। शक संवत 78 ईस्वी में शुरू हुआ है, ये ईस्वी कैलेंडर के बाद शुरू हुआ है। और गुप्त संवत, जो गुप्त संवत है, ये 319 ईस्वी में, ये सबसे बाद में शुरू हुआ है, 319 ईस्वी में। तो हमारा विक्रम संवत सबसे पुराना है। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान का संदर्भ के साथ किया गया है। 3री सदी ईसा पूर्व के दौरान, अब से 300 साल पहले, अशोक के शिलालेखों में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि लक्षित होती है। अशोक के शिलालेखों से काफ़ी अच्छा खासा इतिहास मिलता है। अशोक ने 37 वर्ष राज्य किया, 37 साल अशोक ने शासन किया था। उनके शिलालेखों में उनके राज्यकाल के 8वें से लेकर 27वें वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। अब इनके जो अशोक के शिलालेख हैं, तो उसके राज्यकाल की 8वें से लेकर 27वें वर्ष तक की जो घटनाएं हैं वो मिल जाती हैं। अभी तक उनके जो शिलालेख मिले हैं, उनसे उनके राज्यकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाओं का पता चलता है। भविष्य में और अभिलेखों के मिलने पर उनके राज्यकाल के शेष वर्षों की घटनाओं का भी पता चल सकता है। मतलब रिसर्च अभी जारी है। इसी तरह ईसा की पहली सदी में कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में अपने जीवन की बहुत सी घटनाओं का जिक्र वर्षवार किया है तिथि के साथ। तो पहली सदी में कलिंग, ईसा की पहली सदी में कलिंग का जो शासक था खारवेल, इसने हाथी गुम्फा अभिलेख एक लिखवाया हुआ है और वहाँ पर अपने जीवन की घटनाओं का वर्षवार ब्यौरा दिया है। भारत के लोगों ने जीवन चरितात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया। जीवन चरितात्मक रचनाएं मतलब चरित्रों को ज़्यादा लिखा है, जैसे कि रामायण में राम का चरित्र, महाभारत में श्री कृष्ण का, पांडव कौरवों के युद्ध का वर्णन है। तो कैरेक्टरिस्टिक हम कहें कि ग्रंथ ज़्यादा लिखे हैं। इसका सुंदर उदाहरण हर्षचरित, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी 7वीं सदी में की। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है, तो हर्षचरित क्या है, उसका पूरा चरित्र जीवन है, पूरा हर्ष के बारे में लिखा गया है। बाणभट्ट इसके राजकवि थे, तो इन्होंने लिखी ये रचना। ये लगभग जीवन चरित्र के ढंग का गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा। इसकी नकल नहीं कर पाए लोग, इतना कठिन इन्होंने लिखा व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से। इसमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत मिलता है।
अत्युक्तियों की भरमार के होते हुए भी ये हर्ष के दरबार की चहल पहल और अपने युग के सामाजिक और धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। इसमें भी अत्युक्तियाँ हैं। अत्युक्तियाँ मतलब अतिरंजित करके इसको लिखा गया, अतिशयोक्ति की गई, मतलब बड़ा चढ़ा के चीज़ें कही गई हैं। बाद में कई और भी चरित्र लिखे गए, मतलब इस तरह के और भी चरित्र लिखे गए, जैसे संध्याकर नंदी के रामचरित 12वीं सदी में बताया गया है कि कैवर्त जाति के। अब इसको हमें यहाँ से देखना पड़ेगा। तो संध्याकर नंदी के रामचरित जो 12वीं सदी में लिखा गया, इसमें क्या बताया गया है? कैवर्त जाति के किसानों और पाल वंश के राजा जयपाल के बीच किस तरह लड़ाई हुई और किस तरह रामपाल इसमें विजयी रहा। ये रामपाल कौन था? पाल वंश का शासक एक। फिर बिल्हड़ नाम के कवि ने लिखा है विक्रमांक देवचरित। इसमें कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम ने, जो 1076 से 1127 ईस्वी तक इसने शासन किया, इसके पराक्रमों का वृतांत मिलता है। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में तो कई सेठों के भी चरित्र लिखे गए, जो सेठ होते थे, बड़े पैसे वाले लोग। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी, लेकिन अभी तक ऐसा एक ही वृतांत प्रकाश में आया है। इसका नाम है मूसिक वंश। इसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की। इसमें मूसिक राजवंश का वृतांत है, जिसका शासन उत्तरी केरल में था। परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखन का सबसे अच्छा उदाहरण राजतरंगिणी मिलता है। राजतरंगिणी क्या है? कल्हड़ की रचना है, और राजतरंगिणी का अर्थ होता है राजाओं की धारा। ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक है। यह कश्मीर के राजाओं के चरित्रों का संग्रह है। कश्मीर के जो राजा हुए हैं, उनकी वंशावलियाँ इसमें, उनका विवरण मिलता है। दरअसल ये पहली क्या है, कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान हैं। ये ऐसी पहली रचना राजतरंगिणी मानी जाती है जिसमें आज जैसा इतिहास लिखा गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, इतिहास का निर्माण। इतिहास का निर्माण, तो यहाँ पर क्या है, अब तक प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के बहुत सारे पुरास्थलों की खुदाई और छानबीन की जा चुकी है, परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास की मुख्य धारा में उसके परिणामों को स्थान नहीं मिल पाया है। भारत में सामाजिक विकास किन किन अवस्थाओं से गुजरा है, इसका बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान नहीं दिया जाएगा। प्रागैतिहासिक का मतलब है हमें केवल पुरातात्विक वस्तुएं अवेलेबल हैं, लिखित में कोई विवरण अवेलेबल नहीं है। तो लेखक यही कह रहा है कि हमें प्रागैतिहासिक पुरातत्व के परिणामों की ओर ध्यान देना होगा। इतिहासकालीन पुरातत्व भी उतने ही महत्व का है। यद्यपि प्राचीन इतिहास के काल के 150 से भी अधिक पुरास्थलों की खुदाई हो चुकी है, तथापि प्राचीन कालों के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता का विवेचन सामान्य पुस्तकों में नहीं किया गया है। 150 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है, लेकिन उनकी जो प्राचीन कालों की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ थीं, उनका अध्ययन, उन प्रवृत्तियों के अध्ययन में उन खुदाइयों की प्रासंगिकता का कोई महत्व नहीं है, मतलब कोई सामान्य पुस्तक में नहीं किया गया है इसका जिक्र। ये काम परम आवश्यक है। प्राचीन भारत के नगरीय इतिहास के संदर्भ में तो ये और भी जरूरी है कि ये सारी चीज़ें, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियाँ भी बताई जाएँ। अब तक अधिकांशतः बौद्ध और कुछ एक ब्राह्मणिक स्थलों के ही महत्व रेखांकित किए गए हैं।
किंतु ये आवश्यक है कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन में आर्थिक और सामाजिक पक्षों पर ध्यान दिया जाए। प्राचीन इतिहास अभी तक मुख्यतः देशी या विदेशी साहित्यिक स्रोतों के आधार पर ही रचा गया है, या तो देशी स्रोत हमारे पास या विदेशी स्रोत। सिक्कों और अभिलेख जो हैं, अभिलेखों की कुछ भूमिका अवश्य रही है, इनसे भी हमें जानकारी मिलती है, सिक्कों से, अभिलेखों से प्राचीन भारत के बारे में, किंतु अधिक महत्व ग्रंथों को ही दिया गया है। अब नए नए तरीकों की ओर ध्यान देना है। हमें एक और वैदिक युग और दूसरी ओर चित्रित धूसर मृदभांड PGW पेंटेड ग्रेवियर तथा अन्य पुरातात्विक सामग्रियों के बीच पारस्परिक संबंध स्थापित करना है। इसी तरह प्रारंभिक पाली ग्रंथों का संबंध उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड नॉर्दर्न ब्लैक पॉट बियर पुरातत्व के साथ जोड़ना होगा और संगम साहित्य से प्राप्त सूचनाओं को उन सूचनाओं के साथ मिलाना है जो प्रायद्वीपीय भारत को आरंभिक महापाषाणीय पुरातत्व से जोड़ता है। मतलब कहने का इन सारी चीज़ों को हमें कनेक्ट करके देखना होगा कि क्या चीज़ें हैं। पुराणों में दी गई लंबी लंबी वंशावलियों की अपेक्षा पुरातात्विक साक्ष्य को कहीं अधिक मूल्य दिया जाना चाहिए। पुराणों में लंबी लंबी वंशावलियाँ दी गई हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर उनको प्रमाणित भी करना चाहिए हमें, और उनको पुरातात्विक साक्ष्यों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार अयोध्या के राम का काल 2000 ईसा पूर्व के आसपास भले ही मान लें। पुराणों में कहा गया है कि राम कब हुए हैं, ईसा पूर्व 2000 के आसपास, मतलब अब से अगर देखें तो 4000 वर्ष पहले। अब उसी समय कृष्ण हुए तो वो त्रेता में हुए, राम त्रेता में हुए, ये द्वापर में कहाँ से आ गए, समझ गए। तो ये चल रहा है इसमें गड़बड़। पर अयोध्या में की गई खुदाई और व्यापक छानबीन से तो ये सिद्ध होता है कि उस काल के आसपास वहाँ कोई बस्ती थी ही नहीं। 2000 ईसा पूर्व में, अब से 4000 वर्ष पहले वहाँ कोई बस्ती ही नहीं थी, ये खुदाई से पता चलता है। तो ये मेल नहीं खाते, मतलब इतिहास कहीं और जा रहा है, पुरातत्व कहीं और जा रहा है, और हमारे धार्मिक ग्रंथ कहीं और जा रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। इसी तरह महाभारत में कृष्ण की भूमिका भले ही महत्वपूर्ण हो, पर मथुरा में पाए गए 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के बीच के अभिलेखों और मूर्ति कला कृतियों से उनके अस्तित्व की पुष्टि नहीं होती है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी मतलब 500 वर्ष के दौरान जो भी मूर्तियां मिली हैं उनमें कहीं कृष्ण का जिक्र नहीं मिलता। उनकी पुष्टि करना भी मुश्किल होता है क्योंकि मथुरा में कोई कृष्ण जैसे शासक हुए हैं। इसी तरह की कठिनाइयों के कारण महाभारत और रामायण के आधार पर कल्पित महाकाव्य युग एपिक एज की धारणा त्यागनी होगी। एपिक एज कल्पित महाकाव्य युग की धारणा त्यागनी होगी कि कोई कल्पित, ये रामायण महाभारत कल्पना है, ये कल्पित महाकाव्य हैं, ये धारणा त्याग कर हमें चीज़ें देखनी होंगी। हालांकि अतीत में प्राचीन भारत पर लिखी गई लगभग सभी सर्वेक्षण पुस्तकों में इसे एक अध्याय बनाया गया है, एपिक एज के लिए कल्पित महाकाव्य। इसी कारण से लोग क्या करते हैं, इसको पढ़ने के बाद कहते हैं कि महाभारत और रामायण कल्पित हैं, वो वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये ध्यान देना होगा कि ये कैसी हैं, महाभारत और रामायण ये कल्पित नहीं है। राइटर भी यहाँ पर यही कहना चाहता है कि ये कल्पित नहीं है, NCERT भी यही कहती है, और इस धारणा को भी हमें त्यागना होगा, तब हम समझ सकते हैं चीज़ों को। अवश्य ही रामायण और महाभारत दोनों में सामाजिक विकास के विभिन्न चरण ढूंढे जा सकते हैं। उस समय का समाज, धर्म तो पता चलता है, राजनीति भी पता चलती है उनसे। इसका कारण ये है कि ये महाकाव्य सामाजिक विकास की किसी एक अवस्था के द्योतक नहीं है, इनमें अनेक बार परिवर्तन हुए हैं, जैसा कि इस अध्याय में पहले बताया जा चुका है। कई अभिलेखों की उपेक्षा अब तक ये कहकर की जाती रही है कि उनका ऐतिहासिक मूल्य नाम मात्र है, यह नाम मात्र का है, इस वजह से उनको छोड़ दिया जाता है, उनको वास्तविक नहीं माना जाता। जैसे रामायण हो गया, रामायण ही ले लो, महाभारत ले लो। ऐतिहासिक मूल्य का अर्थ ये मान लिया गया है कि ऐसी कोई जानकारी जो राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित हो। अगर राजनीतिक पुनर्निर्माण के लिए अपेक्षित जानकारी मिलती है तो हम कहेंगे वो ऐतिहासिक मूल्य की है, ऐसा मान लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक ये भी तो पक्ष हैं इतिहास के, तो इन्हें भी हमें देखना पड़ेगा। पौराणिक अनुश्रुतियों की अपेक्षा अभिलेख निश्चय ही अधिक विश्वसनीय है। जो पुराण हैं उनमें जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि जो अभिलेख हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उनमें ज़्यादा ठोस जानकारी है। जैसे अनुश्रुति का सहारा सात वाहनों के आरंभ को पीछे ढकेलने में लिया जाता है।
अनुश्रुति सातवाहनों का शासक पीछे बताती हैं, जबकि अभिलेखीय आधार पर उनका आरंभ काल ईसा पूर्व पहली सदी है। ऐसे कई सारे मिसमैच हैं इतिहास में आज भी बने हुए। अभिलेखों में किसी राजा का शासनकाल, उसकी विजय और उसका राज्य विस्तार, ये बातें मिल सकती हैं, पर साथ ही राज्यतंत्र, समाज, अर्थतंत्र और धर्म के विकास की प्रवृत्तियां भी तो दिखाई दे सकती हैं। हम जो राजनीतिक इतिहास पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बेसिकली, आज के टाइम में तो इन चीज़ों पर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के साथ साथ इन चीज़ों पर भी ध्यान दिया जा रहा है फिलहाल। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में अभिलेखों का सहारा केवल राजनीतिक या धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं लिया गया है। इस बुक में अभिलेखों के आधार पर जो अभिलेखों से जानकारी ली गई है, तो उसमें राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक इतिहास के प्रसंग में ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास को भी शामिल किया गया है। अभिलेखीय अनुदान पत्रों का महत्व केवल वंशावलियों और विजयावलियों के लिए ही नहीं है, बल्कि और भी विशेष रूप से ऐसी जानकारी के लिए है कि किन किन नए राज्यों का उदय हुआ और सामाजिक तथा भूमि व्यवस्था में विशेषता गुप्तोत्तर काल में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इसी तरह सिक्कों का सहारा केवल हिंद यवनों, शकों, सातवाहनों और कुषाणों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए ही नहीं लेना है, बल्कि व्यापार और नगरीय जीवन के इतिहास की झलक पाने के लिए भी लिया जाना जरूरी है। सारांश ये है कि इतिहास निर्माण के लिए ग्रंथों, सिक्कों, अभिलेखों, पुरातत्व आदि से निकली सारी सामग्री का ध्यान से संकलन होना परमावश्यक है। बताया जा चुका है कि इसमें विभिन्न स्रोतों के आपेक्षिक महत्व की समस्या खड़ी होती है। विभिन्न स्रोतों के आपेक्षिक महत्व की समस्या, हम राजनीति को ही महत्व देते हैं, अलग अलग स्रोतों के आपेक्षिक महत्व की समस्या इसमें होती है। जैसे सिक्के, अभिलेख और पुरातत्व उन मिथक से अधिक मूल्यवान है जो रामायण, महाभारत और पुराणों में मिलते हैं। पौराणिक मिथक प्रचलित मानकों का समर्थन करते हैं, लोकाचार को वैध बताते हैं और जातियों या अन्य सामाजिक वर्गों में संगठित लोगों के विशेषाधिकारों और अपात्रताओं को न्यायोचित ठहराते हैं। पुराण हैं जो हमारे पुराने लोकाचार हैं, परंतु उनमें वर्णित घटनाओं को यूं ही सही नहीं हम कह सकते। अतीत के प्रचलनों की व्याख्या उनके वर्तमान अवशेषों से या आदिम जनों के अध्ययन से प्राप्त अंतर्दृष्टि से भी की जा सकती है। अशुद्धियाँ भी बहुत हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो इसमें भी हम ये कह सकते हैं कि पुराने जो लोकाचार हैं वो गलत हैं। जैसे 4 वर्णों की, चतुर्वर्णों की जो कल्पना की गई थी, उनमें वो जन्म के आधार पर नहीं कर्म के आधार पर है, लेकिन उसको जन्म के आधार पर मान लिया गया। तो ये क्या है, इस तरह की भ्रांतियाँ होने से हम अपनी ही चीज़ों को गलत ठहराने लग गए। कोई भी ठोस ऐतिहासिक पुनर्निर्माण अन्य प्राचीन समाजों में होने वाली हलचल से आंखें नहीं मूंद सकता। तुलनात्मक दृष्टि को अपनाने से प्राचीन भारत में पाई जाने वाली किसी बात को विरल या अभूतपूर्व मान लेने का दुराग्रह दूर हो सकता है और अध्येताओं को, पढ़ने वाले लोगों को ऐसी प्रवृत्तियां भी दिखाई दे सकती हैं जो अन्य देशों के प्राचीन समाजों की प्रवृत्तियों से मिलती जुलती हैं। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा चैप्टर 4 भौगोलिक ढांचा, ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। हम देखेंगे कि भारत का कैसा है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल रहता है किसी भी देश के इतिहास में। तो हम लोग इसे कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।